गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे को करिकुलर कोर्स के रूप में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के रूप में जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनिवार्य एजुकेशन के रूप में, एक अनिवार्य कोर्स के रूप में निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सब में एक अनिवार्य एजुकेशन के रूप में आपको करिकुलर कोर्स लागू किया गया है। और ये जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए सेम पैटर्न है। तो आज आइए हम समय ज़ाया न करते हुए डिस्कस करते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ये जो होता है, ये पेपर जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे और टाइम जो निर्धारित किया जाएगा 2 घंटे का समय होगा। आपको 2 घंटे के बीच में टोटल 100 क्वेश्चंस को क्या करता है, सॉल्व करना है। किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो आ जाइए हम लोग डिस्कस करते हैं को करिकुलर कोर्स के रूप में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के विषय में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो लिखा गया है बच्चों को केवल बालकों के लिए। अभी आप देखिए कि ये जो लिखा गया है केवल बालकों के लिए, तो ये जो है, एक मिनट, ठीक, ये जो देखा गया है ये केवल लिखा गया है केवल बालकों के लिए। तो ऐसा ये कुछ नहीं है, ये सभी बालक या बालिकाएं सभी के लिए ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या है। डज नॉट कॉज डायरिया, अतिसार का कारण नहीं है ना। अर्थात डायरिया का कौन सा कारण नहीं, किसकी वजह से डायरिया नहीं होता है। पहला ऑप्शन है इन्फेक्शन, दूसरा है वाटर क्रिएचर, तीसरा है केमिकल सब्सटेंसेस और चौथा है टॉक्सिक बैक्टीरिया। तो डायरिया का जो कारण होता है, डायरिया क्या है, इट इज़ द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। अर्थात जो हमारे शरीर से ज़्यादा पानी डिहाइड्रेट करके बाहर निकलता है, चाहे वो वोमिटिंग के रूप में हो, चाहे वो डिसेंट्री के रूप में हो, चाहे वो मॉल न्यूट्रिशन के रूप में हम जो वोमिटिंग करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है, जो बीमारी होती है, उसको हम अतिसार कहते हैं या डायरिया कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डायरिया किसके वजह से नहीं होता है। पहला इन्फेक्शन, दूसरा वाटर क्रिएचर, तीसरा केमिकल सब्सटेंसेस और चौथा है टॉक्सिक बैक्टीरिया। तो ये जो जिसके वजह से नहीं होता बच्चों, वो है वाटर क्रिएचर। अर्थात जो डायरिया होता है ये एक प्रकार का इन्फेक्टिव डिजीज़ है, इन्फेक्शन से भी होता है। और ये केमिकल सब्सटेंसेस, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ अगर हम, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, अगर हम लोग किसी प्रकार से ऐसा कोई इधर उधर भोजन कर लेते हैं तो हमको वोमिटिंग होने लगता है, डिहाइड्रेशन टाइप होने लगता है, डायरिया होने लगता है। तो केमिकल सब्सटेंसेस से भी डायरिया होता है, ये एक प्रकार का इन्फेक्टिव डिजीज भी है। और कुछ टॉक्सिक बैक्टीरिया की वजह से भी क्या होता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। तो कुछ टॉक्सिक बैक्टीरिया की वजह से भी डायरिया होता है। केवल और केवल डायरिया किसकी वजह से नहीं होता है, डायरिया नहीं होता है किसकी वजह से, ये किसकी वजह से, वाटर क्रिएचर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, जल जीव की वजह से डायरिया नहीं होता है और शेष तीनों वजह से डायरिया होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन विच पोजिशंस ऑफ द बॉडी द वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाई द 20% ऑफ द रिक्वायरमेंट। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है ना। तो कौन सी ऐसी अवस्था है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारे शरीर का 20% भाग बढ़ जाता है। पहला है ओबिसिटी, दूसरा है ओवरलोड, तीसरा है अंडरवेट और चौथा है लो वेट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही ऑप्शन इसमें होगा ओबेसिटी की वजह से। अर्थात मोटापा एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमारे शरीर के वेट का 20% भाग और इंक्रीज कर जाता है। तो शरीर के वेट का 20% भाग जो बढ़ता है उसको हम मोटापा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में, केयर 1, है ना। अर्थात केयर जो होता है वो क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओज कहते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तीसरा है साइकोलॉजी सेंटर और चौथा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अर्थात ये एक प्रकार के गैर सरकारी संस्था होता है। जो केयर होता है वो बेसिकली किसके लिए बनाया जाता है, बच्चों के केयर, जो न्यू इन्फेंट बेबीज़ होते हैं उनके केयर के लिए जो बनाए जाते हैं, उनके देख रेख के लिए जो बनाई जाती हैं। इस प्रकार की संस्थाओं को हम गैर सरकारी संस्थान कहते हैं, जिसको हम एनजीओज के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओज कहते हैं। ठीक, तो केयर क्या है, एक गैर सरकारी संस्थान है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन मिल्क।
कह रहा है दूध में कौन सी पौष्टिक तत्व नहीं पाई जाती है, दूध में कौन सी पौष्टिक तत्व नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन सी। तो बच्चों दूध में जो होता है उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये यही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट्स नहीं पाया जाता है न्यूट्रिएंट्स में। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, विटामिन सी। अर्थात दूध में केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है और उपरोक्त जो तीन है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए, ये सब दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। फाउंड इन मदर्स मिल्क, माँ के दूध में क्या चीज़ पाई जाती है, माँ के दूध में कौन सी चीज़ पाई जाती है। पहला ऑप्शन है फैट, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है मिनरल्स एंड विटामिन और चौथा है स्वीटेबल्स। तो बच्चों जो माँ का दूध होता है, जो मदर्स मिल्क होता है, उसमें उपरोक्त सभी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। वसा भी पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी पाई जाती है, खनिज और विटामिन भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि माँ के मिल्क में उपरोक्त सभी चीज़ें पाई जाती हैं। आइए हम अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी, दूसरा है 25 मार्च, तीसरा है 7 अप्रैल और चौथा है 16 जून। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आप उसको क्लिक कर दिए, रिमार्क कर लीजिए। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वॉज स्टेबलाइज्ड, कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई। तो बच्चों राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना जो है ये 1918 ईस्वी में हो गई थी कोहिनूर में। लेकिन जो स्टेबलाइज्ड की गई है, जो ये फंक्शंस में आया है, वर्क में आया है, ये 1959 ईस्वी में, 1958-59 ईस्वी में ये वर्क में अपने फंक्शन में आया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो पूर्ण रूप से क्रियान्वित हुआ है वो कब से हुआ है, सन 1959 ईस्वी से। 1958-59, अगर 58 रहेगा तो 58 करिएगा और 1959 रहेगा तो 59 करिए, ठीक है ना। तो 1959 ईस्वी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट शुड बी द डाइट इन लो फीवर, कह रहा है कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए। अगर किसी पर्सन को फीवर बहुत कम है तो उसमें हमको कैसा आहार देना चाहिए। पहला है लिक्विड, दूसरा है सॉफ्ट, तीसरा है सॉलिड, चौथा है साल्टी। अगर फीवर बहुत कम है बच्चों, तो फीवर बहुत कम है तो उसमें हमको कैसा भोजन देना चाहिए, सॉफ्ट भोजन देना चाहिए, कोमल भोजन देना चाहिए। ठीक, कोमल भोजन हमको देना चाहिए। अगर हमारे बॉडी में फीवर कम है, ज्वर कम है, तो हम कैसा भोजन दे सकते हैं, सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डायरिया, डायरिया के कितने प्रकार होते हैं। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 5। तो डायरिया बच्चों जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, डायरिया यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सी, एक होता है वाटरी डायरिया, अर्थात जिसमें पानी बहुत ज़्यादा, जो हम वोमिटिंग करते हैं उसको हम वाटरी डायरिया कहते हैं। दूसरा होता है फैटी डायरिया, जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, अर्थात जब हमारा भोजन पचता नहीं है, अपच रहता है, तो उसमें भी हमको क्या होता है, वोमिटिंग होता है, डायरिया टाइप, डिहाइड्रेशन होता है, हमारे शरीर से पानी ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस होने लगता है। और तीसरा होता है ब्लडी, है ना, ब्लडी डायरिया, जिसमें हम डिसेंट्री कहते हैं, पेचिस कहते हैं। तो पेचिस की अवस्था में भी हमारे शरीर से ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस होता है। और जब हमारा लूज मोशन होता है उसमें भी हमारा ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस होता है। और जो मैंने बताया ना, एक माल न्यूट्रिशन जो फैट के रूप में निकलता है, तो एक फैटी डायरिया होता है, दूसरा वाटरी डायरिया होता है और तीसरा जो होता है वो ब्लडी डायरिया होता है, ब्लड के रूप से। तो एक डिसेंट्री है, एक माल न्यूट्रिशन डायरिया होता है और दूसरा जो और एक जो होता है वो वाटरी डायरिया होता है। तो डायरिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की डायरिया होती है। और डायरिया क्या है, इट इज़ ओनली टाइप ऑफ द लॉस ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर। जब हमारे शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकलने लगता है तो उसको हम अतिसार कहते हैं या डायरिया कहते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डायरिया मीन्स, डायरिया क्या है, डायरिया मीन्स क्या है, अतिसार से क्या तात्पर्य है, अतिसार किसे कहते हैं। तो अतिसार क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द, पहला है डिजीज़, दूसरा है सिम्टम्स, तीसरा है नोमन और चौथा है इन्फेक्शस डिजीज। तो डायरिया क्या है बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डायरिया इज़ अ टाइप ऑफ द डिजीज़, ये एक प्रकार का बीमारी है जो इन्फेक्शस डिजीज़ भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, डायरिया एक प्रकार का बीमारी है, एक अतिसार जो होता है, उल्टी दस्त है जो होता है, ये एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। अगला देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओबेस पीपल शुड नॉट टेक्स इन डाइट,
मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं देना चाहिए। अगर आदमी फैटी हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बॉडी उसका फैटी हो गया है, तो उसमें आपको क्या नहीं देना चाहिए। पहला है फैट, दूसरा विटामिन, तीसरा प्रोटीन और चौथा मिनरल्स। तो इसमें क्या नहीं देना चाहिए। अगर उसकी बॉडी फैटी हो गई है तो आपको फैट नहीं देना है, अर्थात किसी प्रकार का कोई तेली पदार्थ नहीं देना है ना। तो जब आप फैट ज़्यादा देंगे तो उसके बॉडी में फैट का डिपोजिशन और ज़्यादा होने लगेगा और वो ज़्यादा फैटी हो जाएगा। तो कोई आदमी अगर फैटी है, मोटा व्यक्ति है, तो उसको क्या नहीं देना चाहिए, फैट नहीं देना चाहिए। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीज इन मिडिल एज। कह रहा है मध्य आयु में लोगों की में वृद्धि हो जाती है। अर्थात जब मिडिल एज हम लोगों का आ जाता है तो मिडिल एज में किस चीज़ में इंक्रीमेंट हो जाता है, अर्थात कौन सा चीज़ बढ़ने लगता है। पहला लीवर, दूसरा इंटेस्टाइन, तीसरा अंडरवेट, चौथा ओबेसिटी। तो इसमें बेसिकली से सही सी बात है कि क्या बढ़ेगी, ओबेसिटी बढ़ेगी। अर्थात जब हम मिडिल एज में आते हैं तो उस समय हमारी कोशिकाएं जो होती हैं वो ज़्यादा फंक्शन नहीं करती हैं, लेजी पड़ जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग भोजन लेते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में डिपॉजिट होने लगता है और डिपॉजिट होने की वजह से एक्युमुलेशन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है फैटी हो जाती है। तो हम ओबेसिटी के शिकार बन जाते हैं, मोटापा के शिकार बन जाते हैं। तो ये मध्य आयु में होता है। जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है, बढ़ता रहता है, तब उसकी कोशिकाएं बहुत तेज़ी से काम करती हैं और वहाँ जो एनर्जी है वो ब्रेकडाउन होता रहता है, तो वो मोटे नहीं हो पाते हैं। लेकिन मिडिल एज में हम लोग लेजी हो जाते हैं, हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीने लगते हैं, तो हमारे शरीर में चीज़ों का अकुमुलेशन होने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होने लगते हैं, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, फैटी हो जाती है और इसके वजह से हमको मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के विषय में। कॉलेरा इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन। हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है। हैजा का संक्रमण सबसे अधिक कब होता है, इन समर सीजन, इन विंटर, इन रेन एंड इन मानसून। तो सबसे ज़्यादा जो हैजा का प्रकोप होता है बच्चों, जो कॉलेरा का प्रकोप होता है सबसे ज़्यादा कब होता है, समर के सीजन में होता है। गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा हैजा का प्रकोप देखने को मिलता है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप इसको रिमार्क कर लीजिए, ट्रिक कर लीजिए। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच डिजीज डज नॉट अकर्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में कौन सा रोग नहीं पाया जाता है। पहला है मिजल्स, दूसरा है कॉलेरा, तीसरा है हुपिंग कफ और चौथा है ब्लड प्रेशर। तो सामान्य सी बात है बच्चों की, बच्चों में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ब्लड प्रेशर की बीमारी जो होती है बच्चों में देखने को नहीं मिलता है और बच्चों में खसरा भी होता है, हैजा भी होता है, काली खांसी, ये सब बच्चों में सामान्य लक्षण, मतलब मैक्सिमम बच्चों में ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफिशियंटली पाई जाती है। केवल और केवल जो ब्लड प्रेशर होता है ये एक लिमिटेड एज के बाद शुरू होता है, 20-25 साल की अवस्था के बाद, 20-25 के एज के मतलब ईयर्स के ऑनवर्ड ये देखने को मिलता है। और रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली बच्चों में देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इज द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन कैसे दिया जाता है। पहला इन नीडल, दूसरा इन पिल्स, चौथा मेडिसिन इन वाटर और चौथा एनी हाउ। अर्थात नीडल के रूप में दिया जाता है, सुई के रूप में, कि गोली के रूप में, कि दवा को पानी में घोल के दिया जाता है, किसी भी प्रकार से। तो बच्चे जो पोलियो का ड्रॉप है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी भी अवस्था में दिया जा सकता है। पहले नीडल के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, पिल्स पोलियो जो होता है ड्रॉप के रूप में भी पिलाया जाता है। 2 बूंद जिंदगी के लिए, आप लोग सुने होंगे जो अमिताभ बच्चन जी का ऐड आता था, है ना। तो अब जो है पोलियो का टीका किसी भी रूप में दिया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नॉरिसेस आवर बॉडी। हमारा शरीर, मतलब हमारे शरीर को पोषित करता है। हमारे शरीर को कौन पोषित करता है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, भोजन। हमारे शरीर को कौन पोषित करता है, मील, भोजन। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा कि हमारे बॉडी को जो नॉरिशमेंट मिलता है, जो पोषण मिलता है, वो भोजन के द्वारा मिलता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मील, दूसरा है स्टार्वेशन, तीसरा है डिजीज और चौथा जर्म। तो सही ऑप्शन क्या होगा, मील, पहला ऑप्शन सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ माल न्यूट्रिशन। अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। जो कुपोषण होता है या जिसको अपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं, इसकी 2 स्थितियां होती हैं। पहला होता है मेरिस्मस और दूसरा होता है क्वाशरकोर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्थात हमारे जो बॉडी में कुपोषण होता है, अपोषण के जो रूप होते हैं, ये स्थितियाँ हैं वो 2 होती हैं। पहला है क्वाशरकोर, दूसरा है मेरिस्मस। ये 2 ऐसे कुपोषित बीमारियाँ हैं जो हम लोगों में पाई जाती हैं ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी की वजह से। अगर हम फुल अच्छा न्यूट्रिएशन नहीं ले पाते हैं, अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं और ये 2 प्रकार का देखने को मिलता है। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 15 केमिकल सब्सटेंसेस आर डिराइव्ड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द नीड ऑफ द बॉडी। 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण में कितने समूहों में बांटा जा सकता है। तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसको 9 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के विषय में,
इज़ द प्राइमरी नेसेसिटीज़ ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? पहला है सनलाइट, दूसरा है मील, तीसरा है टाउन, चौथा है सुटेबल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, वो सही ऑप्शन होगा मील्स। अर्थात हमारी जो नेसेसरी आवश्यकताएं हैं, जो सबसे आधारभूत आवश्यकता होती है, वो होती है भोजन। भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर के सभी वाइटल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। ठीक, तो इसमें आप रिमार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट आर द स्टेज ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4, चौथा है 5। तो इसमें जो न्यूट्रिशन की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं बच्चों, वो न्यूट्रिशन की कुल 5 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, जिसको हम इंगेशन कहते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन करने के बाद एलिमिनेशन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, फिर एलिमिनेशन करते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रिशन की अवस्थाएं होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आज बच्चों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को पढ़ा है। कल के वीडियो में हम 20 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो सेगमेंट्स आपको पसंद आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कौन सी आपकी डिमांड है। इन सबको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम आपके टोटल जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।